तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार सिन्हा साहब प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। सिन्हा साहब, आपने सुना अभी ए.के. भट्टाचार्य साहब ने भी कहा कि फिस्कल प्रूडेंस एक बड़ा प्रायोरिटी होनी चाहिए। माधवी भी कह रही हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। मेरा सवाल वही है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन रखेंगे तो शुरू में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट के तौर पर तो आप जवाब दीजिएगा, मैं तो एक आम इंसान की तरह पूछूंगा कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं नई सरकार से, जैसे ही ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन करते हैं, एक अनपॉपुलर सा ये सब स्टेप माना जाता है, तो सरकार के लिए बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मैं थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूँगा। मैं अब प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में। सॉरी सर। ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बातें या जो भी वायदे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और उनको जब इम्प्लीमेंट करने का समय चुनाव के बाद आता है, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राज्य की जो वित्तीय हालत है या किसी भी राज्य के अंदर जो मौजूदा स्थिति है, उसका एक अपना इनर्शिया होता है, और उस इनर्शिया को ब्रेक करना और उसके बाद जो भी आपने वायदे किए हैं उनको मुकम्मल करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए मेरी समझ से कोई भी सरकार बहुत रेडिकल तरीके से जो है चेंजेस, चाहे वो वित्तीय घाटे का हो या और किस्म के एक्सपेंडिचर का हो, वो करना मुश्किल होगा। हाँ, परंतु ये ज़रूर है कि सरकार अपनी मंशा जो है वो क्लियर कर सकती है और एक रोड मैप अगले 5 साल का देकर उस पर कैसे चलना है इसकी रूपरेखा पेश की जा सकती है। और जो बदलाव की अपेक्षा इस सरकार से होगी वो भी जो है रिटॉरिक्स जिस किस्म के होते हैं उसके संदर्भ में तो यही होगा कि बदलाव जो है चुटकी में पल भर में हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। और जो कुछ भी होगा वो काफी धीरे धीरे होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बहुत सारी चीजें जो नई सरकार अपने हिसाब से समझती है कि गलत है या गलत हो रही थी, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी, और साथ ही साथ जो नए वादे उसने किए हैं या जो भी रोड मैप वो देना चाहती है उस पर धीरे धीरे अमल करना चाहेगी। तो ये एक कठिन सफर होगा, परंतु जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाली सरकार अगर इस पे जो है ध्यान देती है और अपने रोड मैप के हिसाब से चलती है, तो आने वाले 3-4 साल में कई किस्म के करेक्शन जिसकी की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रीज को पुनः एक बार बंगाल में लेकर आना हो जैसा कि एक टाइम पे था, ये सारी चीजें वक्त के साथ होंगी। 1 या 2 साल में हम कुछ ज्यादा ड्रामेटिक बदलाव नहीं देख पाएंगे। ड्रामेटिक बदलाव नहीं देखेंगे, लेकिन आपने सही कहा कि वक्त के साथ बदलाव आएगा। और ऐसे में एक तरीका ये होता है, जो 5 साल में चुनाव में जाने वाले जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उसमें कि शुरू में थोड़ा सा कठोर रहिए, चुनाव के नज़दीक आते आते फिर से थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, ताकि लोगों को लगे अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं, जिसको फ्रीबीज कहते हैं या फिर सस्ती लोकप्रियता वाले कदम होते हैं। लेकिन आखिर जनता क्या अपेक्षा रखेगी नई सरकार से, ये सज्जन कुमार सिंह हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि चुनाव के दौरान लोगों से काफ़ी बातचीत किए थे। सज्जन, आपने सुना अर्थशास्त्रियों की राय, आपने सुना वहां की इंडस्ट्री की राय, जनता की राय क्या है? देखिए, जनता की राय निश्चित तौर पे बीजेपी को जो मैंडेट मिला है, हम लोग एक सिंपलिस्टिक तरीके से इसे हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए जो पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि आप जिसको रूरल डिस्ट्रेस कहते हैं, कि बंगाल में देखिए जो कोलकाता से लगा हुआ एरिया है, हुगली, बर्धमान, मेदिनीपुर का कुछ एरिया, वो पोटैटो हब है, और इस बार हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी हुई। आपने उसके एक्सपोर्ट पे रेट बैन लगा रखा है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि उससे प्राइस बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो इस बार अच्छी हार्वेस्टिंग हुई तो प्राइस नहीं मिला उन्हें, क्योंकि वहां पे पंजाब वगैरह जैसी कोई एमएसपी वाली सिस्टम नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे किसानों को छोड़ना पड़ा। दूसरा जो हमने देखा कि हाउस होल्ड लेवल पे, और डेटा भी दिखाता है कि जो यूथ्स हैं उनके बीच में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लेके बहुत ये एक बड़ा फैक्टर था। और इसी कारण से देखिए कि जो महिलाएं भी, जिनको स्कीम सेंट्रिक वे में ममता बनर्जी ने बांध रखा था कि आपको हर चीज के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए
ओल्ड एज के लिए, उसके अलावा ओल्ड एज से पहले और 20 साल के ऊपर के लिए हर तरीके के लिए स्कीम था। तो उन्होंने ये देखा कि कई बार लोगों ने कहा बंगाल में कि हम लोग कब तक भत्ताजीवी मतलब कब तक आप हमें स्कीम सेंट्रिक रखिएगा कि 1500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, कभी 5000 किसी चीज के लिए दे दिए। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि जिसे आप एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बंगाल में नहीं था। तीसरी बात आप एक और देखिए कि आप पूरे इंडिया का भी रूरल लैंडस्केप देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के बाद आप देखेंगे कि कच्चे घर, हमने त्रिपुरा में एक टेक्टोनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा 2017-18 में, और अब जब अगली बार हम लोग चुनाव में 2023 में गए, तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा जहां ऑलमोस्ट 86% हाउसेज जो थे वो कच्चे हाउस थे, अब आप जाएंगे तो वहां पे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि ये कच्चे से पक्के हाउसेस केवल एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये एक एस्पिरेशन को भी ट्रिगर करता है कि लोगों ने कहा कि एक तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दूसरा क्या है कि जब पक्का हाउस होता है तो एस्पिरेशन आती है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा कुछ और हो जाए, आप हिम्मत करते हैं। तो एक एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस जो वर्क कल्चर नहीं था कम्युनिस्ट रिजीम में, वो धीरे धीरे आपको टूटना नजर आता है। लोगों ने बताया कि चंदा और मिचिल कंटर की जो रैली की और चंदा देने की कल्चर थी वो खत्म हो रहा है। कोलकाता और बंगाल का आप देखिए, अब सबसे बड़ा लोगों का देखिए कि रेफरेंस में एक चीफ मिनिस्टर जिनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिनको सब लोग याद करते हैं, पीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, जिनका सबसे बड़ा टेन्योर रहा आजादी के बाद 1962 तक। जब वो थे उनके टेन्योर में 61-62 में अगर आप बंगाल का शेयर देखें नेशनल जीडीपी में, वो लगभग 11% था। आज आप देखेंगे वो सीधा लगभग आधे के करीब है, 5.5 से 5.8 के करीब आता है। तो ये दिखाता है कि बंगाल का लॉस पूरे ईस्टर्न इंडिया का लॉस है, क्योंकि बंगाल का फ्रस्ट्रेशन क्या है कि आप देखिए बंगाल में क्राइसिस हो रही है, चुनाव हो रहा है, एसआईआर की बात हो रही है, नेशनल न्यूज क्या हो रहा है कि दिल्ली में, एनसीआर रीजन में, मुंबई में, बैंगलोर में बंगाली मेड्स की क्राइसिस को लोग फील कर रहे हैं। तो एक स्टेट जिसकी इमेज, सेल्फ इमेज और पब्लिक इमेज की, इंटेलेक्चुअल्स की थी, इंडस्ट्रियल हब की थी, एज द इकोनॉमिक इंजन ऑफ द ईस्ट इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ द इंडिया, वो वाली थी। पूर्वांचल से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, उड़ीसा से लेके और नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा जहां लोग माइग्रेट करते थे। फोक सॉन्ग्स में आप देखिए कलकत्ता एक इमेजरी वो आती है, आज वहां से पलायन हो रहा है स्किल्ड लोगों का, सेमी स्किल्ड लोगों का। तो सबसे पहला तो ये है कि भले ही बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि हम भी 3000 देंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि ओवरवेमिंग नंबर ऑफ विमेन जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने स्कीम, बहुत सारी स्कीम थी, वो एक चक्र की तरह, अभिमन्यु की चक्र की तरह घेर रखा था, उसकी तरह ममता बनर्जी की स्कीम्स थी, और महिलाओं ने उसको डिफाई करके, बावजूद इसके कि वो बेनिफिशियरी थी, उन्होंने वोट बीजेपी के लिए। ये दिखाता है कि भले ही प्रॉमिस की गई हो, लेकिन लोगों की आकांक्षा एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की है, नंबर 1। नंबर 2, वहां के रूरल एरिया में जो डिस्ट्रेस, सबसे बड़ा जो डिमांड ये है कि हमारे बच्चे माइग्रेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे बंगाल के बहुत सारे रीजन्स में टीएफआर जो है वो लो जा रहा है, सिंगल चाइल्ड है, तो वो नहीं चाहते हैं कि एजिंग पेरेंट्स है और बच्चे छोड़ के चले जाए, उस एरिया में है। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो सिंगूर एक एग्जाम्पल है, आज उस एरिया में, हुगली में और सिंगूर में जाए तो 2008-9 के पास जो सिंगूर का मूवमेंट शुरू होता है कि जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने एक हिस्टोरिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंगाल को किया गया, उसको करेक्टिव मेजर्स के थ्रू री इंडस्ट्रियलाइज करने की शुरू की, और उसमें जो पब्लिक सेंटिमेंट में सैबोटेज किया गया, आज उसको लेके एक जनरेशनल गिल्ट है। तो वैसी स्थिति में देखिए बंगाल में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो। एमएसएमई इसलिए आए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेमी एरिड या अरिड लैंड नहीं है कि आप बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े प्लॉट्स को लेके करें। पॉपुलेशन डेंसिटी जंगल महल छोड़ के हर जगह बहुत हाई है, तो एमएसएमई जैसा कि बताया गया वो उसकी हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कोलकाता का लॉस, भुवनेश्वर एजुकेशनल हब बन रहा है, गुवाहाटी एजुकेशनल हब बन रहा है, लोग वहां से बिजनेसमैन रायपुर में, भुवनेश्वर में एजुकेशन हब बनने की यहाँ पे एजुकेशन हब बनने की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे है। इससे पहले एक बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, ये कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, इस पे मैं सवाल माधवी आपसे भी लूँगा, भट्टाचार्य सर आपके भी पास भी आऊँगा। लेकिन संजय बुधिया साहब, आपके पास, आप चूँकि इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करते होंगे, बाहर के कंपनियाँ भी होती होंगी, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा हेजिटेशन किस बात का रहता है जब हम पश्चिम बंगाल में निवेश करने जाते
जाते हैं तो क्या अभी भी वो सिंगूर वाली घटना तस्वीरें उन लोगों के सामने जाती हैं, या फिर लगता है कि नहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो हम अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पर है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज पश्चिम बंगाल को है, मैन पावर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है? नहीं, आपने एकदम सही कहा, पर मैंने इस पॉइंट को पहले भी एम्फेसाइज किया था कि सारी चीजें गलत नहीं है। तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ा बोलते हैं ना कि परसेप्शन लास्ट लॉन्गर देन रियलिटी। तो रियलिटी जो है उसको भी हमको सामने प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ा, कोई भी सरकार हो, पर जो रियलिटी है मैं ये बोलूंगा, मैं जस्ट एक सेकंड अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, हमारी 8 यूनिट्स है और हम यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ भी हमारे यूएस कस्टमर्स आके गए थे एंड दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कई चीजें हैं जो इतने अच्छे से चल रही है, मतलब इंडस्ट्री उसको हमको प्रोजेक्ट करना है। मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज है जहाँ कभी स्ट्राइक नहीं हुई, लॉकआउट नहीं हुई, पर वो चीजें नॉलेज में नहीं आती है। वो उसकी वही कहानी है कि मैन बाइट्स डॉग और डॉग बाइट्स मैन, तो हेडलाइन वही बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अच्छी हो रही है, जो चीजों में पोटेंशियल है उसको पब्लिसाइज करना पड़ेगा, उसको मार्केटिंग करनी है, लोगों को बताना पड़ेगा। और मैं अंतिम ये कहना चाहूंगा कि बंगाल को एक्सपोर्ट हब के हिसाब से, जैसे हमारे सिंह जी अभी बता रहे थे कि नेचुरली यहाँ जो एमएसएमई के साथ में लार्ज इंडस्ट्री दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, भट्टाचार्य जी साहब ने सही कहा है। तो बंगाल के अंदर देखिए आप आईटीईएस है, लेदर है, जूट प्रोडक्ट्स है, और हमारा इंजीनियरिंग का तो बैकबोन रहा हुआ है। बंगाल विद इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं पूरे इंटायर ईस्टर्न इंडिया की तरफ से, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू वी कैन ऑल्सो बी ए वेरी बिग एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, एक्सचेकर तो आएगा ही आएगा। तो उसकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि एक्सपोर्ट, बंगाल को एक्सपोर्ट से कैसे फायदा मिले। एक्सपोर्ट को कैसे फायदा मिले, और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, उठाया यहाँ पे माधवी अरोड़ा, कि परसेप्शन भले ही ऐसा बना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वहाँ स्थिति बुरी है। इंडस्ट्री है तो अच्छी चल रही है। अब यह है कि बड़ी इंडस्ट्री आए, बड़े निवेश आए तो अच्छी बात है, थोड़ा परसेप्शन सुधार लेंगे, मार्केटिंग अच्छी करेंगे, ब्रांडिंग अच्छी करेंगे तो वो आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि इसके लिए सिर्फ परसेप्शन, ब्रांडिंग के फ्रंट पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि 2-4 बड़ी इंडस्ट्री, बड़े इन्वेस्टमेंट जाएंगे तो एक उदाहरण एग्जांपल सेट होगा कि देखिए इतने बड़ी इंडस्ट्री जा रही है तो उसके साथ साथ छोटे मझोले एंसिलरीज यूनिट भी जाएंगी, एमएसएमई भी जाएंगी। माधवी सर, मैं एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूंगा माधवी जी को पहले कि ये आइडिया, एक मिनट माधवी एक मिनट, संजय कुछ ऐड करना चाहते, संजय जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो पूरा विस्तार में बताएंगी, पर मैं लाइफ में चीज विश्वास करता हूँ कि आइदर और नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए साथ साथ में। आपको इंसेंटिव की जगह इंसेंटिव चाहिए, और जो मार्केटिंग करनी हो तो हमको करनी है, दोनों करनी है। ठीक है माधवी। No, so I agree with him, right? I mean, see, the economic and climate obviously gets, influenced by the political climate to a large extent, because everybody likes certainty, everybody likes, ease of doing business and all those fancy words that people are talking about who are actually in the business of, entrepreneurship or are in the real sector. But to be very honest, the same thing happens in UP also, right? UP also has a very charismatic leader. It actually has worked dramatically, in improving ease of doing business, law and order. मगर यूपी का भी अगर आप लैंडस्केप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, it's basically only driven by, the Noida, right? Because of proximity to Delhi. मगर जो geographically उसको इतना benefit नहीं है. Same is the case with Bengal. To my understanding, the kind of geographical benefit that or resource benefit that other states probably enjoy, Bengal doesn't have that. So वहाँ पे वो challenges होंगे. So for them to attract industry, I'm not sure. You need to get a charismatic leader, which I'm not sure whether we have it as of now. We need obviously clear policies, because we have to also beat the geographical disadvantage that Bengal have over other states around. So I think because Bengal पीछे भी रह गया, so states like Orissa and even to some extent Guwahati have also taken lead in that on that account. So obviously the effort that they'll have to do from the policy point of view will be much more, because the starting point is so low, and of course there's no additional geographical advantage that Bengal has.
जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज ब्लॉक करेंगी। तो क्लियरली थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा। काफी स्कीम्स जो हैं जिनका पॉपुलेशन सेंटर स्कीम का पॉपुलेशन स्टेट स्कीम में नहीं हो पाया, कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो अटक गए हैं, सर्टेन कंपनीज even the large cap company which have bases in Calcutta or have business in Calcutta, they will obviously benefit in the medium term अगर आपका policy certainty आता है वहाँ पे, definitely that is a big positive, but the starting point for them is much more difficult and we saw that in UP also, right? बहुत selective patches में UP में development हुआ है पिछले 10 सालों में and it's we've known Yogi as a much more charismatic leader than the current leadership that have in Calcutta or in Bengal as of now.